हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अंकित श्रीवास्तव। वेलकम टू केपीवाई स्टडी ग्रुप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। वाक्य और इसके भाग, यानी कि सेंटेंस क्या होते हैं एंड इट्स पार्ट्स क्या होते हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और सेंटेंस के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए हमें सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहला काम क्या है, हमको पता होना चाहिए सेंटेंस क्या होता है, फिर हम आगे उसके पार्ट्स में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस की डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेंटेंस की डेफिनेशन होती है, क्या होती है डेफिनेशन? A sentence is a group of words which conveys a complete meaning. Which conveys complete कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं a sentence is a group of words which conveys a complete meaning, यानी कि वाक्य शब्दों का ग्रुप, वर्ड्स माने शब्द, यानी कि शब्दों, ऑफ माने का, ग्रुप माने समूह। वाक्य शब्दों का समूह इस माने होता है, वाक्य शब्दों का समूह होता है। शब्दों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य, या ये कहते हैं शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। विच कन्वेज, विच माने जो कि, कन्वेज माने देता है, प्रदान करता है, अ कंप्लीट मीनिंग, एक पूर्ण अर्थ। कंप्लीट माने पूर्ण, मीनिंग माने अर्थ, जो कि पूर्ण अर्थ प्रदान करता है या पूर्ण अर्थ देता है। यानी कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और जो वाक्य बनता है वो शब्दों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन वो पूर्ण अर्थ देना चाहिए। यदि पूर्ण अर्थ नहीं निकाल रहा उसे, यदि उसकी हिंदी नहीं निकाल रही, तो वो सेंटेंस नहीं होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए। यदि कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं, यानी कि क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग भी देना चाहिए, यानी कि पूर्ण अर्थ भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जरा सा। लिखा है एग्जाम्पल एक, एम आई गोइंग टू स्कूल, ये वाक्य लिखना है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसे वाक्य नहीं बोल रहे अभी। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वो कितने सारे वर्ड्स हैं? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का समूह तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकालना है, कोई अर्थ निकालना है, कोई अर्थ देना है, कोई सेंस है इसका? नहीं, इसकी कोई हिंदी नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं निकालना। तो इसे अंग्रेजी भाषा में जंबल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। किस सेंटेंस के नाम से जानते हैं? जंबल सेंटेंस। आगे बताएंगे आप लोगों को, आगे है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। जंबल सेंटेंस के नाम से जानते हैं इसे। तो इसे करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। रिऑर्डरिंग पढ़िए ना, रिऑर्डरिंग, तो वही रिऑर्डर में करेंगे, मतलब रिऑर्डर, ऑर्डर में राइट करेंगे, सही क्रम में राइट करेंगे। किसमें राइट करेंगे? सही क्रम में। जरा देखते हैं क्या होगा सही क्रम इसका। I am going to school. I am going to school. अब इसका अर्थ निकालना है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका एक कंप्लीट सेंस भी है, यानी कि कंप्लीट अर्थ भी है, इसलिए ये सेंटेंस है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक वाक्य के माध्यम से और समझने की कोशिश करेंगे हम।
eating bananas for last time full stop are eating bananas for you, क्या लिखा है you। अब है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखो ग्रुप वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, शब्दों का समूह तो है ही, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट अर्थ है, पूर्ण अर्थ है क्या? नहीं, पूर्ण अर्थ नहीं है। इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, इस सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस का यानी कि ऑर्डर राइट करेंगे तो सही फॉर्मेट क्या होगा, सही वाक्य क्या बनेगा? यू आर ईटिंग फॉर बनानास, यू आर ईटिंग फॉर बनानास, समझ में आ रहा होगा? तो तुम 4 केले खा रहे हो, तुम 4 केले खा रहे हो, इसका एक पूर्ण अर्थ यानी पूर्ण अर्थ निकल रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, क्या दे रहा है? कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये क्या है? गलत है। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये सेंटेंस है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए इसे सेंटेंस नहीं बोले। जैसे एक वाक्य के माध्यम से और समझेंगे, लिखा है इज राधा ए बुक रीडिंग, इज राधा ए बुक रीडिंग। तो है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकिन इसका कोई कंप्लीट अर्थ निकाल रहा है, अर्थ दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। इसको ऑर्डर में करेंगे, रीऑर्डरिंग करेंगे इसमें, यानी कि रीऑर्डर करेंगे, यानी कि करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? राधा is reading a book। देखते जाए इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, यानी कि कंप्लीट अर्थ है तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका तो कंप्लीट अर्थ नहीं था। इसका देखते हैं, राधा इज रीडिंग अ बुक, राधा एक किताब पढ़ रही है, यानी कि इसका कंप्लीट अर्थ है, यानी कि ये सेंटेंस है, यानी कि ऊपर वाला सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा। आई होप समझ में आ गया होगा कि वाक्य क्या होता है, यानी कि सेंटेंस क्या होता है, समझ में आ गया होगा। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पुट अप ये किया कि सर हम कैसे जानेंगे कि पहले आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर गोइंग आएगा, फिर ये सारी चीजें आएंगी, यू आर ईटिंग, हम कैसे जानेंगे कि इसी फॉर्म में राइट करना है? हम कैसे जानेंगे कि इसी फॉर्म में राइट करना है? तो बेटा सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, बेसिक क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है जब देखने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब ध्यान से समझने की कोशिश करें, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, नोट कर भी सकते हैं, नोट नहीं भी कर सकते हैं, जो चीज यहाँ पे लिखा रहे हैं वही चीज आपको पीडीएफ में मिलेगी। बस इतना ध्यान रखें कि समझने की पूरी कोशिश करें, यदि नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं या यूट्यूब में ही कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन अगर ना समझ में आए तो पूछने की कोशिश जरूर की जाए, रटा ना जाए किसी भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने बताया कि सेंटेंस का बेसिक तौर पर एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें समझने की जरूरत है। हम कैसे जानेंगे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है? तो सर डूयर जो होता है, डूयर को ही बेटा सब्जेक्ट बोलते हैं। किसको सब्जेक्ट बोलते हैं? डूयर को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सर ये डूयर क्या बता रहे हो आप हमको?
डू ईयर क्या होता है, तो जरा समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम। डू माने, सॉरी थोड़ा सा अलग देख लेते हैं। गो माने जाना, तो गोयर माने जाने वाला। ईट माने खाना, तो ईटर माने खाने वाला। चीट माने धोखा, तो चीटर माने धोखा देने वाला, आई मीन धोखेबाज। तीनों समझ पा रहे होंगे। लव माने प्रेम, तो लवर माने प्रेमी, आई मीन प्रेम करने वाला। कम माने आना, तो कमर माने आने वाला। ड्राइव माने चलाना, तो ड्राइवर माने चलाने वाला। उसी तरह से डू माने करना, तो डूयर माने करने वाला। डूयर माने करने वाला। बच्चे ने क्वेश्चन पुट किया, क्या करने वाला सर, क्या बता रहे हो? अरे वाक्य में जो कार्य को करता है, वाक्य में क्या करता है, जो कार्य को करता है उसी को क्या बोलते हैं, डूयर। जो कार्य को करता है उसी को क्या बोलते हैं, डूयर। यानी कि वाक्य में जो कार्य होता है, जो एक्शन होता है, जो कार्य किया जाता है, खाना पकाना, उठना बैठना चढ़ना मारना, जो कार्य किया जाता है उसको जो करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डूयर बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं। वर्ब, वर्ब क्या होती है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्शन क्या होता है, उठना बैठना चढ़ना खाना पीना मारना दौड़ना, कुछ भी एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। पढ़ाना, पानी लाना, पानी पीना, पानी भरना, किसी को कुछ भी देना, यानी कि एक्शन, यानी कि जो कार्य किया जाता है, एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्शन। यानी कि एक्शन को रिप्रेजेंट करती है डूयर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट को डूयर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, हम कैसे जानेंगे, तो डूयर के द्वारा किए गए कार्य को, ये आपको पीडीएफ जब मिलेगी तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा जो चीज हम बोल रहे हैं। डूयर के द्वारा, ये डूयर है, डूयर के द्वारा किए गए कार्य को, डूयर के द्वारा किए गए कार्य को ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव, यानी कि रिसीवर बोलते हैं। डूयर के द्वारा, डूयर जो भी कार्य को करता है, डूयर के द्वारा किए गए कार्य को ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करता है। जैसे देखने की कोशिश करें, जैसे लिखा है द मदर रीड्स द रामायण। ठीक है, लास्ट में ये लगा हुआ है, समझ रहे हैं, ठीक है, रामायण। तो लिखा है द मदर रीड्स द रामायण। तीन शब्द हैं, तीन वर्ड्स हैं, एक है द मदर, एक है रीड्स, एक है रामायण। तो ये तो सब्जेक्ट है, यानी कि डूयर है। डूयर जो कार्य करता है, कार्य क्या किया, सिर्फ पढ़ा, पढ़ने का कार्य किया, लेकिन जो कार्य किया, पढ़ा तो, लेकिन क्या पढ़ा, जो पढ़ा, जो पढ़ा वही ऑब्जेक्ट होता है। क्या पढ़ा, रामायण। तो इसी को तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ने, डूयर ने जो कार्य किया उसको रिसीव कर लिया, रिसीव कर लिया ना, रामायण पढ़ा, रामायण को रिसीव कर लिया, रिसीव कर लिया, इसीलिए इसको नाम दे देते हैं क्या, ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं। और इसको बताएंगे वर्ब और ये सब क्या होता है, ये तो आगे समझेंगे। तो डूयर जो कार्य करता है उसे ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे। तो वाक्य में ये कैसे पता चलेगा कि यही सब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट के लिए जरा देखते हैं क्या करते हैं। बस केवल समझने की कोशिश करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, छाप उससे सकते हैं आप लोग। ना समझ में आए कमेंट में पूछ सकते हैं।
ठीक है, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। अभी जो चीज हम हिंदी में बोलेंगे उसमें जो पीडीएफ मिलेगी वो भी चीज आपको हिंदी में अवेलेबल होगी, ठीक है, हिंदी में ही मिलेगी। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट वाक्य में कैसे पता चलता है, पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे फिर सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। नहीं तो लिख लेते हैं, दोनों चीज बता देंगे। इस बात, ठीक है, तो समझते हैं ऑब्जेक्ट वाक्य में कैसे पता चलता है। ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिया में व्हाट और whom, क्रिया में व्हाट और whom लगाने से जो रिप्लाई मिलते हैं, क्रिया पर व्हाट और whom के, क्रिया में व्हाट और whom के जो रिप्लाई मिलते हैं वही हमारे ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। क्रिया में व्हाट और whom लगाने पर जो रिप्लाई मिलते हैं, जो उत्तर मिलते हैं, वही किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अब ये आप क्या बता रहे हो हमें, तो जरा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रिया में क्या और किसको लगाने से, क्रिया में, अरे क्रिया तो समझ ही गए होंगे ना, यही क्रिया होती है, यही, इसी को क्रिया बोलते हैं, वर्ब को ही। क्रिया में क्या और किसको लगाने से, क्रिया में क्या और किसको लगाने से जो रिप्लाई मिलते हैं, जो जवाब मिलता है, क्रिया में क्या और किसको लगाने से जो जवाब मिलता है, जो जवाब मिलता है वही किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्रिया में क्या और किसको लगाने से जो जवाब मिलता है वही किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्रिया में क्या और किसको लगाने से जो जवाब मिलता है वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। आगे देखने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और पुट अप होता है, क्रिया में क्या और किसको लगाने से ऑब्जेक्ट का पता चलता है, तो व्हाट लगाने से लिविंग ऑब्जेक्ट का पता चलता है, लिविंग ऑब्जेक्ट का पता चलता है, और व्हाट लगाने से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का पता चलता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और whom लगाने से लिविंग ऑब्जेक्ट का पता चलता है। इसका पता चलता है लिविंग ऑब्जेक्ट। ये लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, आगे हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे, जब एग्जांपल लिख देंगे तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगी। व्हाट लगाने से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का पता चलता है, और whom लगाने से लिविंग ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। हाँ, तो वाक्य में पहले हिंदी में देखेंगे फिर इंग्लिश में देखेंगे। वाक्य में कौन या किसने लगाने से, वाक्य में कौन या किसने लगाने से जो रिप्लाई मिलता है, कौन या किसने लगाने से जो रिप्लाई मिलता है, जो उत्तर मिलता है, वाक्य में कौन या किसने लगाने से जो जवाब मिलता है वही सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, वही सब्जेक्ट का काम करता है। वाक्य में कौन या किसने लगाने से, वो माने होता है कौन या किसने, तो वाक्य में कौन या किसने लगाने से जो जवाब मिलता है वही किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। ये कह सकते हैं कि सेंटेंस में हु का जो रिप्लाई देते हैं, सेंटेंस में हु का जो रिप्लाई देते हैं, सेंटेंस में हु का जो रिप्लाई देते हैं वो किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं बारी बाई बारी, ठीक है। देखते हैं आगे। थोड़ा सा इसको देखने से पहले एक चीज और देखेंगे। क्या देखेंगे जरा देखते हैं ध्यान से। ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आगे वर्ब से जितना भी भाग होता है, जितना भी भाग होता है, इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर आगे जितना भी भाग होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर आगे जितना भी भाग होता है सबको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो अभी तो हम केवल बारी बारी से एक एक चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो
अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी आज की क्लास में केवल हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसका पूरा के पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, तोड़ मरोड़ डालेंगे उसको। फिर आगे वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कैसा होता है सब, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे लिखा है रोहित abused मोहित, रोहित abused मोहित। तो हमने कहा था वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले पहचानेंगे क्या, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने कहा कैसे पता चलता है, कौन या किसने लगाने से पता चलता है। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, क्या और किसको लगाने से पता चलता है, ये सारी चीजें बताई हमने ना। तो रोहित abused मोहित, रोहित ने मोहित को गाली दी। तो किसने गाली दी, मोहित को गाली दी, किसने दी, क्या रिप्लाई मिला, किसने दी, रोहित ने। किसने दी, रोहित ने, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, रोहित। जो रिप्लाई मिलता है कौन या किसने, तुम रोहित ने रोहित abused मोहित, रोहित ने मोहित को गाली दी। तो किसने गाली दी, क्या रिप्लाई मिलना है, रोहित। या ये कह सकते हैं रोहित abused मोहित, who abused मोहित, who abused मोहित, who से भी रिप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में देख लें, who abused मोहित, तो रोहित abused मोहित। अब एक्शन क्या किया गया, कार्य क्या किया गया, गाली दी गई है, क्या क्या कार्य किया गया है, गाली दिया गया। तो वर्ब क्या हो गई, गाली देना। अब रोहित abused मोहित, रोहित ने मोहित को गाली दी, रोहित ने, अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, आगे जो बचा वो ऑब्जेक्ट। तो पहचानेंगे कैसे, और भी शब्द दे सकते हैं आगे। तो रोहित ने मोहित को गाली दी, रोहित ने क्या दी, रोहित ने किसको दी, abused तो वो वर्ब है गाली देना। रोहित ने गाली दी, किसको दी, किसको दी, किसको, मोहित को। रोहित abused मोहित, किसको दी गाली, रोहित abused whom, रोहित abused whom, किसको, मोहित को। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। जैसे लिखा हमने, गीता इनवाइटेड सीता, गीता इनवाइटेड सीता, गीता ने सीता को इनवाइट किया। तो गीता ने सीता को आमंत्रित किया, तो किसने आमंत्रित किया, किसने आमंत्रित किया, गीता ने आमंत्रित किया। तो गीता क्या है, सब्जेक्ट। कार्य क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है। क्या कार्य किया गया है, इनवाइट, यानी कि आमंत्रित किया गया, तो वर्ब हो गया। गीता ने आमंत्रित किया किसको, किसको, सीता को, किसको, सीता को। गीता इनवाइटेड whom, अरे whom नहीं इंग्लिश, तो गीता इनवाइटेड whom, तो whom किसको रिप्लाई, क्या रिप्लाई मिला, सीता। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये आप लिविंग और नॉन लिविंग बता रहा, तो ये क्या है, तो हमने कहा था वर्ड से रिप्लाई मिलेगा नॉन लिविंग, जो जीवित ना हो, और whom से जो रिप्लाई मिलेगा वो लिविंग, यानी कि जो जीवित हो। मोहित जीवित नहीं है, सीता जीवित नहीं है, या सारी चीजें जीवित हैं। जैसे इंग्लिश, गणित, संस्कृत, घर, मकान, द्वार, साइकिल, चेयर, टेबल, ये सारी के सारी क्या है, नॉन लिविंग है। ये चल सकती, खा सकती, बोल सकती है, क्या नहीं। आगे एक बात और देखते हैं, जैसे लिखा अंकित टीच अस, अंकित हमें पढ़ाता है, अंकित हमें पढ़ाता है। तो कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, रिप्लाई में क्या मिला, अंकित, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, कार्य क्या हुआ, क्रिया, कार्य क्या किया गया, पढ़ाने का, वर्ब क्या हो गई, पढ़ाना। तो अंकित टीच अस, किसको पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, हमको पढ़ाता है। अंकित टीच whom, whom किसको, हमको। तो ऑब्जेक्ट, जवाब जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट लिखा है पायल taught इंग्लिश, पायल taught इंग्लिश, पायल ने अंग्रेजी पढ़ाया। तो किसने पढ़ाया,
हु थॉट इंग्लिश, किसने, तो पायल ने। रिप्लाई में क्या मिला, पायल, यानी कि सब्जेक्ट क्या हुआ, पायल। तो एक्शन क्या किया गया, कार्य क्या किया गया, पढ़ाना, यानी कि वर्ब क्या होगी, थॉट। तो पायल थॉट whom, किसको पढ़ाया, whom किसको, रिप्लाई मिला नहीं। पायल थॉट, पायल ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, इंग्लिश। पायल थॉट whom सॉरी नहीं रिप्लाई मिला। पायल थॉट व्हाट क्या, यानी कि इंग्लिश पढ़ाया, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये सब लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, एलो एलो और एलो, लिविंग ऑब्जेक्ट यूज समझ पा रहे होंगे। ये सारे के सारे लिविंग थे, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा फाइंड करना। तो आगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रेडिकेट वगैरह क्या होता है, और भी चीजें देखेंगे। तो इसमें जरा एक बार नजरें निकालें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केवल यही तक, लेकिन थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया है ना आप लोगों को कि ये सब्जेक्ट पहचाना ये दिख नहीं रहा ना बात, उस पे उधर थोड़ा सा कट गया है। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानते, यहाँ जरा लिख लेते हैं। हु लगाने से सब्जेक्ट का पता चलता है, हम लिख नहीं पाए थे, समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा। तो हु माने होता है कौन या किसने, ठीक है। तो वही चीज है कौन या किसने लगाने से ना, सब्जेक्ट कौन या किसने लगाने से, वाक्य में कौन या किसने लगाने से जो रिप्लाई मिलते हैं वो किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का। किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का। और क्रिया में यानी कि वर्ब में व्हाट और whom का जो रिप्लाई मिलता है, क्या और किसका जो रिप्लाई मिलता है, वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग हमने आप लोगों को बता ही दिया है। व्हाट का जो रिप्लाई मिलेगा वो नॉन लिविंग, whom का जो रिप्लाई मिलेगा वो लिविंग, ठीक है। तो रोहित अब्यूज्ड मोहित, तो हु अब्यूज्ड मोहित, तो रोहित अब्यूज्ड मोहित। आई होप यहाँ तक आ गया होगा समझ में अच्छे से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने की कोशिश करेंगे। इसे अच्छे ढंग से पढ़ें और जो भी चीज़ ना समझ में आया हो कमेंट में आप उसे पूछ सकते हैं और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ अस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, टेक केयर।